आज डेट है 3 जनवरी 2026। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के एमसीक्यू और साथ ही उसका एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। चलिए तो आज का पहला सवाल देखते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, नवी मुंबई और सूरत ने 7 स्टार कचरा मुक्त शहर जीएफसी का दर्जा हासिल किया है। और दूसरा, कचरा मुक्त शहर जीएफसी की स्टार रेटिंग प्रणाली अपशिष्ट प्रसंस्करण और शून्य डंपिंग को मापती है। नाउ इन इंग्लिश, consider the following statements regarding Swachh Survekshan 2025. 1. Navi Mumbai and Surat have achieved 7-star garbage-free city GFC status. 2. The star rating system of garbage-free city GFC measures waste processing and zero dumping. Which of the above statements is are correct? आपके विकल्प हैं A. केवल एक, B. केवल दो, C. एक और दो दोनों, या D. ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। यानी दोनों कथन सही हैं। जी बिल्कुल, यहाँ दिए गए दोनों ही कथन सही हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के तहत नवी मुंबई और सूरत, इन दोनों शहरों ने वाकई में 7 स्टार कचरा मुक्त शहर का दर्जा हासिल किया है। अच्छा, और ये दर्जा मिलता कैसे है? मतलब क्या पैमाने होते हैं इसके? देखिए, ये दर्जा पाने के लिए उन्होंने दो बहुत बड़ी चीजें की हैं। एक तो 100% कचरा प्रसंस्करण, मतलब जितना भी कचरा पैदा हो रहा है उसे प्रोसेस किया जा रहा है। और दूसरा है लिगेसी वेस्ट की पूरी तरह से सफाई। लेगेसी वेस्ट मतलब जो पुराना जमा हुआ कचरा है। जी हाँ, जो दशकों से जमा कचरे के पहाड़ बन जाते हैं, उन्हें पूरी तरह से हटाना। और ये जो दूसरा कथन है, वो इसी जीएफसी की परिभाषा बताता है। यह एक स्टार रेटिंग प्रणाली है जो वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रसंस्करण और जीरो डंपिंग जैसे मानकों को देखती है। मतलब जरा भी कचरा लैंडफिल में ना जाए। बिल्कुल, इसका उद्देश्य ही यही है कि शहरों को कचरा प्रबंधन में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रगति प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे 2015 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लॉन्च किया गया था। 2. ये एक त्रिस्तरीय प्रणाली है जिसमें पीएमओ, केंद्रीय सचिव और राज्य के मुख्य सचिव शामिल हैं। 3. इसका उद्देश्य केवल केंद्र सरकार की परियोजनाओं की निगरानी करना है। एंड इन इंग्लिश, with reference to the Pragati platform, consider the following statements. 1. It was launched in 2015 under the leadership of the Prime Minister. 2. It is a 3-tier system involving the PMO, Union Secretaries and State Chief Secretaries. 3. Its objective is to monitor only central government projects. उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही हैं? विकल्प हैं A. केवल 1 and 2, B. केवल 2 and 3, C. केवल 1 and 3 या D. 1, 2 and 3। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। मतलब केवल पहला और दूसरा कथन सही है। जी, पहला और दूसरा कथन बिल्कुल सही है। प्रगति, जिसका पूरा नाम है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, इसे 25 मार्च 2015 को ही प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। और ये त्रिस्तरीय प्रणाली वाली बात? हाँ, ये भी सही है। ये वाकई में एक 3 स्तरीय संरचना है जो एक ही मंच पर प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ, केंद्र सरकार के सभी सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों को एक साथ लाता है। अच्छा, तो तीसरा कथन गलत क्यों है? तीसरा कथन इसलिए गलत है क्योंकि इसमें लिखा है कि इसका उद्देश्य केवल केंद्र सरकार की परियोजनाओं की निगरानी करना है। केवल शब्द यहाँ पर। जी, यही शब्द इसे गलत बनाता है। इसका काम सिर्फ निगरानी करना नहीं है, बल्कि यह केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय से जुड़े मुद्दों को भी हल करता है। एक तरह से यह सहकारी संघवाद को मजबूत करने का एक बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है। अच्छा, वैसे हाल ही में इसकी 50वीं बैठक हुई, जिसमें ये बात सामने आई कि परियोजनाओं में देरी का एक बहुत बड़ा कारण भूमि अधिग्रहण है। चलिए अब तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में देखा गया सिटेशन मॉर्बिली वायरस। सिटेशन मॉर्बिली वायरस मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस प्रजाति को प्रभावित करता है? इन इंग्लिश, सिटेशन मॉर्बिली वायरस रिसेंटली सीन इन द न्यूज प्राइमरली अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज? आपके विकल्प हैं A. समुद्री कछुए, B. प्रवाल भित्तियां, C. समुद्री स्तनधारी जैसे व्हेल और डॉल्फिन, या D.
प्रवासी पक्षी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, समुद्री स्तनधारी। व्हेल और डॉल्फिन है ना? जी। सिटेशियन मोर्बिली वायरस एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, संक्रामक वायरल बीमारी है और ये खास तौर पर समुद्री स्तनधारियों को ही प्रभावित करती है, जैसे व्हेल, डॉल्फिन और पोर्पोइजीज। तो ये इंसानों के मीजल्स जैसा कुछ है? हाँ, आप ऐसा समझ सकती हैं। ये वायरस खसरा यानी मीजल्स और केनाइन डिस्टेम्पर वायरस से काफी मिलता जुलता है। और ये हाल ही में चर्चा में क्यों था? चर्चा में इसलिए था क्योंकि वैज्ञानिकों ने पहली बार आर्कटिक के पानी में इस वायरस का पता लगाया है। अच्छा। और उससे भी दिलचस्प बात है कि इसका पता लगाने के लिए उन्होंने ड्रोन का इस्तेमाल किया। उन्होंने ड्रोन से व्हेल की सांस के नमूने इकट्ठा किए, जो कि एक नॉन इन्वेसिव तकनीक है, मतलब जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। बहुत दिलचस्प है। चलिए अब प्रश्न 4 देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम ECMS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, यह योजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MeitY द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। दूसरा, इसका उद्देश्य केवल मोबाइल फोन का निर्माण करना है। और तीसरा, यह योजना टर्नओवर लिंक्ड और कैपेक्स आधारित दोनों तरह के प्रोत्साहन प्रदान करती है। एंड इन इंग्लिश, consider the following statements with reference to the Electronics Components Manufacturing Scheme ECMS. 1. This scheme is being implemented by the Ministry of Electronics and Information Technology MeitY. 2. Its objective is to manufacture only mobile phones. 3. The scheme provides both turnover-linked and capex-based incentives. Which of the above statements is are correct? आपके विकल्प है केवल 1, B केवल 1 और 3, C केवल 2 और 3 या D 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। मतलब पहला और तीसरा कथन सही है लेकिन दूसरा गलत। जी बिल्कुल, पहला कथन सही है। इस योजना को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मेटी ही लागू कर रहा है। और तीसरा कथन भी सही है। यह योजना प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन देती है, जिसमें टर्नओवर से जुड़े और पूंजीगत व्यय, जिसे केपेक्स कहते हैं, दोनों तरह के प्रोत्साहन शामिल हैं। तो दूसरा कथन गलत क्यों हो गया? इसमें भी तो केवल शब्द है। हाँ बिल्कुल, दूसरा कथन कहता है कि इसका उद्देश्य केवल मोबाइल फोन बनाना है, जो सही नहीं है। इसका उद्देश्य असल में सिर्फ मोबाइल फोन असेंबल करना नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की पूरी श्रृंखला, मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, कैमरा मॉड्यूल और दूसरे जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, उनके घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है, ताकि आयात पर निर्भरता कम हो सके। एकदम सही, लक्ष्य यही है। ठीक है। अगला प्रश्न सावित्रीबाई फुले जी के बारे में है। प्रश्न संख्या 5। सावित्रीबाई फुले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. उन्हें आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका माना जाता है। 2. उन्होंने 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ा में भारत का पहला बालिका विद्यालय सह संस्थापित किया। 3. उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। In English, consider the following statements regarding Savitribai Phule. 1. She is considered the first female teacher of modern India. 2. She co-founded India's first girls' school in 1848 at Bhidewara, Pune. 3. She played a significant role in nurturing the Satyashodhak Samaj. इपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? विकल्प A. केवल 1 और 2, B. केवल 2 और 3, C. केवल 1 और 3 या फिर D. 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, यानी सभी कथन सही हैं। जी। यहाँ पर दिए गए तीनों कथन सावित्रीबाई फुले जी के योगदान को बिल्कुल सही ढंग से दर्शाते हैं। उन्हें व्यापक रूप से आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका और साथ ही भारतीय नारीवाद की संस्थापक भी माना जाता है। और स्कूल की स्थापना? वो भी बिल्कुल सही है। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले जी के साथ मिलकर 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ा में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल स्थापित किया था। और जहाँ तक सत्यशोधक समाज की बात है, तो उन्होंने उसे पोषित करने में, उसे आगे बढ़ाने में एक बहुत ही केंद्रीय भूमिका निभाई थी। जी, जिसका उद्देश्य जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ लड़ना था। बिल्कुल, उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी, इसीलिए ये विषय चर्चा में था। चलिए अब छठा प्रश्न देखते हैं। WHO के अनुसार फार्माकोविजिलेंस का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? In English, according to the WHO, what is the primary objective of pharmacovigilance? विकल्प हैं A. दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करना,
बी, दवाओं और टीकों के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी और रोकथाम करना। सी, दवा निर्माण कंपनियों को लाइसेंस प्रदान करना। या डी, केवल पारंपरिक दवाओं का प्रचार करना। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। दवाओं और टीकों के प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी और रोकथाम करना। जी, फार्माकोविजिलेंस यह विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा समन्वित एक वैश्विक प्रणाली है और इसका मुख्य उद्देश्य या कह सकते हैं प्राथमिक उद्देश्य यही है कि दवाओं और टीकों के इस्तेमाल से होने वाले किसी भी हानिकारक या प्रतिकूल प्रभाव की निगरानी करना, उनका पता लगाना, मूल्यांकन करना और उन्हें रोकना। तो इसका पूरा फोकस मरीज की सुरक्षा पर है। हाँ, इसका अंतिम लक्ष्य रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित करना ही है। और ये अभी खबरों में इसलिए था क्योंकि भारत ने WHO के फार्माकोविजिलेंस डेटाबेस में योगदान के मामले में 8वां स्थान हासिल किया है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, बहुत बड़ी। एक दशक पहले हम 123वें स्थान पर थे। तो ये भारत की दवा सुरक्षा निगरानी प्रणाली में एक बहुत बड़ी छलांग है। शानदार। अब 7वें प्रश्न पर आते हैं। नो योर सर्वे, अ यूजर गाइड टू ASU, ये प्रकाशन किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? इन इंग्लिश, द पब्लिकेशन नो योर सर्वे, अ यूजर गाइड टू ASU हैज बीन रिलीज्ड बाय व्हिच मिनिस्ट्री? आपके विकल्प हैं ए, वित्त मंत्रालय, बी, शिक्षा मंत्रालय, सी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मॉस्पी, या डी, गृह मंत्रालय। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। मॉस्पी। जी, मॉस्पी। और ज्यादा स्पष्ट रूप से कहूं तो यह प्रकाशन मॉस्पी के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO द्वारा जारी किया गया है। और इस गाइड का उद्देश्य क्या है? ये अपने तरह का पहला उपयोगकर्ता अनुकूल प्रकाशन है। इसका मकसद है ASUS सर्वे की जो अवधारणाएं हैं, जो उसकी कार्यप्रणाली है, उसको सरल और गैर तकनीकी भाषा में समझाना। ASUS का मतलब? एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेज। इस गाइड से सरकारी आंकड़ों में पारदर्शिता और विश्वास दोनों बढ़ता है। ठीक है। अगला प्रश्न भूगोल से संबंधित है। लाल सागर के बारे में। लाल सागर रेड सी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा देश इसकी सीमा पर स्थित है? 1, मिस्र, 2, सूडान, 3, सऊदी अरब, 4, यमन। In English, with reference to the Red Sea, which of the following countries are located on its border? 1. Egypt, 2. Sudan, 3. Saudi Arabia, 4. Yemen. नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A. केवल 1, 2 और 3, B. केवल 2, 3 और 4, C. केवल 1, 3 और 4 या D. 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर है D। मतलब ये चारों देश लाल सागर की सीमा पर है। जी हाँ, दिए गए सभी चारों देश लाल सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। देखिए, लाल सागर की सीमा अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप के बीच स्थित है। तो अफ्रीका की तरफ से मिस्र, सूडान और इरिट्रिया हैं। अच्छा। और अरब प्रायद्वीप की तरफ से सऊदी अरब और यमन है। इसलिए ये चारों विकल्प सही हैं। और ये हाल में चर्चा में क्यों था? ये इसलिए चर्चा में था क्योंकि सऊदी अरब ने अपने लाल सागर तट के लिए कुछ नए समुद्र तट संचालक नियम और एक डिजिटल तटीय पर्यटन गाइड जारी किया है। चलिए, अब 9वें प्रश्न पर आते हैं। ये भारत के ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा है। भारत के नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमण यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन के संबंध में मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक डिस्पैच यानी कि MBED का क्या महत्व है? इन इंग्लिश, in the context of India's renewable energy transition, what is the significance of market-based economic dispatch MBED? विकल्प हैं। A, यह सौर पैनलों के लिए सब्सिडी प्रदान करता है। B, यह सुनिश्चित करता है कि सबसे सस्ती बिजली का उपयोग पहले किया जाए। C, यह केवल पवन ऊर्जा परियोजनाओं पर लागू होता है। या D, यह पुराने कोयला संयंत्रों को बंद करने की योजना है। इसका सही उत्तर है विकल्प B। यह सुनिश्चित करता है कि सबसे सस्ती बिजली का उपयोग पहले किया जाए। ये तो सुनने में बड़ा स्वाभाविक लगता है। हाँ, लगता है। MBED भारत के बिजली क्षेत्र में एक प्रस्तावित सुधार है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि पूरे देश में कहीं भी जो सबसे सस्ती बिजली उपलब्ध है, उसका इस्तेमाल सबसे पहले हो, चाहे वो किसी भी स्रोत से हो, कोयला, सौर या पवन। उत्पादन की कुल लागत कम हो जाती है
और ग्रिड की दक्षता बढ़ती है। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग यानी CARC का तो अनुमान है कि इसे लागू करने से हर साल अरबों की बचत हो सकती है। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये भारत की नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड में बेहतर ढंग से एकीकृत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10। शहरी अपशिष्ट प्रबंधन के तहत गोबर्धन पहल का मुख्य फोकस क्या है? इन इंग्लिश, अंडर अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द गोबर्धन इनिशिएटिव? विकल्प ए, ई कचरे का पुनर्चक्रण, बी, प्लास्टिक कचरे को सड़क निर्माण में उपयोग करना, सी, जैविक कचरे से कंप्रेस्ड बायोगैस CBG का उत्पादन करना, या डी, निर्माण मलबे का प्रबंधन। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, जैविक कचरे से कंप्रेस्ड बायोगैस बनाना। जी। गोबर्धन पहल का मुख्य ध्यान जैविक कचरे को, जैसे गोबर, खेतों के अवशेष और रसोई का जो गीला कचरा होता है, उसको मूल्यवान संसाधनों में बदलना है। इसे वेस्ट टू वेल्थ भी कहते हैं ना? बिल्कुल। इस पहल के तहत जैविक कचरे का उपयोग करके दो मुख्य चीजें बनती हैं। एक तो कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG और दूसरा किण्वित जैविक खाद। तो इससे दोहरा फायदा है। जी, यह न केवल कचरे का प्रबंधन करता है बल्कि स्वच्छ ऊर्जा भी पैदा करता है और किसानों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत भी बनता है। इंदौर का 550 टन प्रतिदिन क्षमता वाला प्लांट जो सिटी बसों को ईंधन देता है, वो इसका एक बहुत ही प्रमुख उदाहरण है। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर कोई सुझाव हो तो वो भी अवश्य बताएं।